बुक बूस्टर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बीपीएसएससी द्वारा बिहार दरोगा का एग्ज़ाम जो है 18 जनवरी और 21 जनवरी 2026 को लिए जाने की संभावना है। लगभग 1800 पदों पर यह भर्ती होनी है, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी है। सबसे पहले हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लेंगे, इससे एक आइडिया पता चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो हम जो है 2001 से लेकर 2024 तक जो भी एग्ज़ाम बीपीएसएससी ने कंडक्ट किए हैं वो सारे कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हम बिहार अवर निरीक्षक उत्पाद प्रारंभिक परीक्षा 2001 की बात करेंगे। इसमें देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न आपके सामने है कि इनमें से किसे भारत का महान वृद्ध पुरुष कहा जाता है, वयोवृद्ध नेता किसे कहा जाता है। तो सही आंसर है ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने एक पत्रिका भी चलाया था जिसका नाम था रस्त गुप्तार, और उसकी एक प्रसिद्ध पुस्तक भी है जो कि है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये प्रथम भारतीय थे जिन्होंने ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ा था और वहां जीते भी थे। प्रश्न है इनमें से किसने आनंद मठ लिखा। ऑप्शन देखिए, सही आंसर क्या है, तो ऑप्शन डी, बंकिम चंद्र चटर्जी। कहीं कहीं आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय मिलेगा, दोनों सेम ही है। बंकिम चंद्र चटर्जी जो है बहुत बड़े विद्वान और उपन्यासकार थे। इनकी सबसे बेहतरीन रचना है आनंद मठ। इनमें इन्होंने सन्यासी विद्रोह का भी उल्लेख किया है जिसको कि वारन हेस्टिंग्स ने दबा दिया था। बंकिम चंद्र चटर्जी की अन्य प्रमुख रचना को देख लेते हैं, तो वो है कपाल कुंडला, मृणालिनी, आनंद मठ तो आप जान ही रहे हैं। अब है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के इतिहास में उग्रपंथी यानी गर्म दल और नरमपंथी यानी ठंडे दल से अलग कब हुए, मतलब कांग्रेस का विभाजन कब हुआ, ये पूछा जा रहा है। सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी, 1907। 1907 में जो है कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था, तो ये हुआ था सूरत अधिवेशन। इस समय ही कांग्रेस का विभाजन हो गया था उदारवादी और उग्रवादी में, नरम दल और गरम दल में। विभाजन का मुख्य कारण क्या था कि सूरत अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करेगा। उदारवादी चाहते थे कि रास बिहारी बोस करे और उग्रवादी चाहते थे कि लाला लाजपत राय करे। इसी कारण से दोनों में मतभेद हो गया और सूरत में विभाजन हो गया कांग्रेस का। अब है 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने की थी। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर है ऑप्शन ए, श्याम कृष्ण वर्मा। श्याम जी कृष्ण जी वर्मा कहते हैं इनको। तो श्याम जी कृष्ण जी वर्मा ने लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना कब की थी, 1905 ईस्वी में। इंडिया हाउस की भी स्थापना इन्होंने ही की थी। नेक्स्ट है कि अगस्त 1942 में अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी की मीटिंग में बंबई में कौन सा प्रस्ताव पारित किया गया था। ये सभी जानते होंगे, भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट। देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन जो है 9 अगस्त 1942 को शुरू किया गया था। ठीक है, इसके लिए क्या किया गया था, 8 अगस्त 1942 को बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, जिसमें कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था। यह आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया जाना था, लेकिन जीरो आवर के तहत, ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सभी बड़े बड़े नेताओं को बंदी बना लिया गया था, नजरबंद कर दिया गया था। यह वही आंदोलन था जिसमें गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट है इनमें से कौन नेता नरमपंथी था यानी उदारवादी कौन था। तो सही आंसर है दादा भाई नौरोजी, ऑप्शन बी। बाद बाकी ये सारे जो हैं गर्मपंथी नेता थे। नरमपंथी नेताओं में प्रमुख कौन थे, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, ये सब प्रमुख थे। ये अपना मांग जो है संवैधानिक तरीके से रखते थे, मतलब अहिंसा के समर्थक थे। नेक्स्ट है होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी। इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन ए, श्रीमती एनी बेसेंट ने। 1916 में जो है बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी। दोनों ने अलग अलग की थी। बाल गंगाधर तिलक जी ने होम रूल लीग की स्थापना की थी पूना में, जिसकी अध्यक्षता की थी जोसेफ बतिस्ता ने, जबकि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना की थी 1916 में ही मद्रास अडियार में। अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल यूनियन की स्थापना कब हुई थी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 1884 में। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई थी और 1884 में इंडियन नेशनल यूनियन की। यह कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्था ही है। इसकी स्थापना की गई थी एलन ऑक्टेवियन ह्यूम और हेनरी कॉटन के द्वारा 1884 में। अगला प्रश्न है पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा 26 जनवरी 1930, ऑप्शन सी। देखिए, लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो वो 31 दिसंबर 1929 में हुआ था।
इसी में घोषणा किया गया था कि अगले साल से जो 26 जनवरी है उसमें हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में उसको मनाएंगे। इस अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? इस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अगला है कि भारत में प्रथम अंतरिम सरकार की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 2 सितंबर 1946 को। 15 अगस्त 1947 तक यही सरकार काम करती रही। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया था? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कमीशन में किसी भी सदस्य का भारतीय न होने के कारण। इस कमीशन को क्या कहा जाता था? व्हाइट मैन कमीशन। साइमन कमीशन की जो स्थापना हुई थी वो 8 नवंबर 1927 को हुई थी और ये भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। इसमें कोई भी इंडियन सदस्य नहीं था, इसलिए इसको व्हाइट मैन कमीशन कहा गया, इसलिए इसका विरोध किया गया। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने 1932 में आमरण अनशन क्यों रखा था? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ब्रिटिश सरकार द्वारा दलितों के लिए पृथक चुनाव की घोषणा के कारण। 1932 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे रैमजे मैकडोनाल्ड। इन्होंने ही कम्युनल अवार्ड यानी सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की थी। इसके लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू की गई थी। इसी के विरोध में गांधी जी ने 1932 में ही 20 सितंबर को आमरण अनशन शुरू किया था यरवदा जेल पुणे से। बाद में पुणे पैक्ट हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, लाला हरदयाल। गदर पार्टी की स्थापना हुई थी सैन फ्रांसिस्को में 1913 में लाला हरदयाल के नेतृत्व में। इसके अध्यक्ष थे सोहन सिंह भाकना, उपाध्यक्ष थे केसर सिंह और लाला हरदयाल जो थे इसके महामंत्री थे। गदर पार्टी ने अपना पहला अखबार निकाला था 1913 में ही। ये पूछा जाता है किस भाषा में निकाला था, तो उर्दू में। अगला प्रश्न, 1942 के किस अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित किया गया था? तो अपने पहले ही क्वेश्चन में देखा है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बंबई अधिवेशन में। अगला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रपति होता है, क्या होता है? भारत का वास्तविक शासक, संवैधानिक अध्यक्ष, राज्य का और सरकार का अध्यक्ष या बहुमत दल का नेता? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी भारत के राष्ट्रपति पद के लिए आवश्यक योग्यता नहीं है? कौन सा नहीं है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वह सदन के किसी सदन का सदस्य हो। यह जरूरी नहीं है। भारत का नागरिक होना चाहिए, 35 वर्ष की आयु का हो, वो भी होना चाहिए, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित होने के लिए निर्धारित सभी योग्यताएं हो उनमें, और लाभ का पद धारण न करता हो। लाभ का पद धारण न करता हो। अगला प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा संसद में अनुमोदन के लिए प्रस्तुत की जानी चाहिए कितने महीने के अंदर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 महीने के अंदर। हमारे संविधान के भाग 18 में अनुच्छेद 352 से 360 तक जो है आपातकाल का उल्लेख किया गया है। इसमें 3 तरह के आपातकाल हैं, राष्ट्रीय आपात, राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, जिनमें कि अभी तक वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा है। अगला प्रश्न है, मंत्री परिषद है कैबिनेट के बिल्कुल समान, कैबिनेट से छोटा, कैबिनेट से बड़ा, किसी तरह के कैबिनेट से संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर है मंत्री परिषद कैबिनेट से बड़ा निकाय होता है। मतलब मंत्री परिषद के अंदर ही कुछ विशेष प्रकार के मंत्री होते हैं जिनको कैबिनेट मंत्री कहा जाता है। तो मंत्री परिषद जो है बड़ा निकाय हुआ, कैबिनेट उससे छोटा निकाय हुआ। अगला प्रश्न है कि राज्यपाल का वेतन किस कोष से आता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राज्य की संचित निधि से। राज्य की संचित निधि से राज्यपाल का वेतन दिया जाता है। राज्यपाल का वेतन अभी कितना है? तो 3,50,000 रुपए। अगला प्रश्न है कि भारत का प्रधानमंत्री क्या हो सकता है? सत्ता दल का अध्यक्ष, हमेशा सत्ता दल का अध्यक्ष ही होता है, सत्ता दल का अध्यक्ष नहीं हो सकता है, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर ऑप्शन ए, सत्ता दल का अध्यक्ष हो सकता है। संसद में जिस दल को बहुमत है उसे ही सत्ता दल कहते हैं। अब मानिए कि प्रधानमंत्री जब शपथ ले रहे होते हैं उस समय किसी भी सदन के सदस्य नहीं है, मतलब सांसद नहीं है, तो उस स्थिति में क्या होता है कि 6 महीने के अंदर उनको सांसद बनना पड़ता है, सांसद के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। ऑप्शन ए सही है। प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय किसे हटाने के लिए राष्ट्रपति को सिफारिश कर सकता है? तो इसमें मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य को, या संघ लोक सेवा आयोग के सभापति दूसरे सदस्यों को, या लोकसभा अध्यक्ष को, या इनमें से सभी को?
इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संघ लोक सेवा आयोग के सभापति और दूसरे सदस्यों को। देखिए, संघ लोक और राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को और सदस्यों को हटाने के लिए जो प्रावधान है, प्रक्रिया है, वो अनुच्छेद 317 में वर्णित है। अगला, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की शक्ति का प्रयोग किया जाता है। किनके द्वारा किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय भी करता है और उच्च न्यायालय भी करता है, तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और न्यायिक पुनरावलोकन यानी कि जुडिशियल रिव्यू, ये जो है व्यवस्था यूएसए के संविधान से लिया गया है। अगला प्रश्न, राज्यसभा में राज्यों को प्राप्त है समान प्रतिनिधित्व, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व, जनसंख्या एवं आर्थिक स्थिति के आधार पर प्रतिनिधित्व, इनमें से कोई नहीं, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जनसंख्या के आधार पर प्रतिनिधित्व। राज्यसभा में जो सीटों का आवंटन होता है वो जनसंख्या के आधार पर किया जाता है और ये नियम जो है संविधान की 4वीं अनुसूची में वर्णित है। सबसे अधिक राज्यसभा सीट कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश में है। भारत का संविधान भारत को वर्णित करता है किस रूप में? स्वतंत्र राज्यों के संघ के रूप में, राज्यों का संघ के रूप में, एक अर्ध संघ के रूप में, इनमें से सभी। तो सही आंसर ऑप्शन बी, राज्यों के एक संघ के रूप में। अपने संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन है। अनुच्छेद 1 में ही कहा गया है कि भारत राज्यों का एक संघ है। प्रश्न है, भारत में मंत्री परिषद के अधिकतर सदस्य लिए जाते हैं लोकसभा से, राज्यसभा से, नौकरशाही से, अंतर्राज्यीय परिषद से। तो सही आंसर ऑप्शन ए, लोकसभा से। मैक्सिमम मंत्री परिषद में मैक्सिमम सदस्य किसके होते हैं? लोकसभा से ही होते हैं। अगला प्रश्न, मंत्री परिषद के सदस्यों के सामूहिक उत्तरदायित्व का क्या अर्थ है? इसका अर्थ है कि वे अपने विभागों के संचालन के लिए और दूसरे विभागों के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। हमारे संविधान के अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्री परिषद जो है लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होती है। सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत का मतलब क्या हुआ कि पूरा मंत्री परिषद एक यूनिट के रूप में कार्य करता है और सभी मंत्री एक दूसरे के कार्यों के लिए संसद में उत्तरदायी हैं। यानी कि अगर मंत्री परिषद के किसी एक सदस्य के लिए भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो पूरा मंत्री परिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा। मार्ले ने कहा भी है कि वे साथ में तैरते हैं और साथ में ही डूबते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संविधान के किस संशोधन के अंतर्गत निजी संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकारों की सूची से निकाल दिया गया था? तो ये निकाल दिया गया था 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। पहले निजी संपत्ति का अधिकार जो है मौलिक अधिकार में था, लेकिन 44वां संविधान संशोधन के द्वारा इसको निकालकर फिर से संविधान के अनुच्छेद 300A में डाल दिया गया। उस समय एक प्रश्न पूछा गया था कि 26 सितंबर 1995 को 25 किलोमीटर के फासले पर एक विनाशकारी घटना घटी थी। कहां से 25 किलोमीटर के फासले पर? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, धनबाद। 26 सितंबर 1945 को धनबाद के एक गजली टांड कोलियारी खदान में विनाशकारी घटना घटी थी जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए थे। उस समय का यह क्वेश्चन था कि 28वां नया सम्मिलित भारत संघ में कौन सा राज्य है? उस समय झारखंड शामिल हुआ था, बिहार से टूटकर अलग हुआ था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड को बिहार से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया था जो कि 28वां राज्य था। फिर बाद में तेलंगाना जो है 2014 में आंध्र प्रदेश से अलग होकर 29वां राज्य बना था। फिर 2019 में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम लाया गया था जिसके द्वारा अब जो है वर्तमान में 28 राज्य ही हैं भारत में, 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश। पूछा गया है कि किस भारतीय ने रसायन शास्त्र में नोबेल पुरस्कार जीता है? तो उस समय जब ये पूछा गया तो उस समय किसी ने नहीं जीता था रसायन में, लेकिन अब जीत चुके हैं, तो उस समय के लिए ये ऑप्शन सही था। अभी तक किसी ने नहीं, लेकिन अब जो है ये आप बोल सकते हैं कि 2009 में जो है वैज्ञानिक थे वेंकट रमन रामकृष्णन, इन्होंने नोबेल प्राइज जीता। नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो 1901 में की गई थी। किसके याद में दिया जाता है? तो वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल की याद में। 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। यह भी उस समय का इंपॉर्टेंट प्रश्न रहा था कि सितंबर 2001 में यूएसए में किस इमारत को आत्मघाती वायुयान हमले में ध्वस्त कर दिया गया था? तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर को उड़ाया गया था। इस घटना को 9/11 नाम से जाना जाता है। पूछा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम बताए। ये उस समय का क्वेश्चन था 2001 का। तो उस समय जो है यूएसए के जो उपराष्ट्रपति थे वे थे डिक चेनी।
यानी डिक चेनी जो है यूएसए के 46वें उपराष्ट्रपति थे। वर्तमान में जो है अभी के समय में इस पद पर जेडी वेंस कार्यरत हैं। उपराष्ट्रपति अभी पूछा जाए तो जेडी वेंस है जो कि 50वें नंबर पे आते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप जो है 47वें राष्ट्रपति हैं। तो आप अभी जेडी वेंस याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से किसने सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार 4 बार प्राप्त किया है? तो वो है शबाना आजमी, ऑप्शन बी। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, किस राज्य के साथ बिछुआ लोक नृत्य संबंधित है? बिछुआ, तो ये संबंधित है ऑप्शन ए, असम के साथ। असम का लोक नृत्य है ये बिछुआ। और एक असम का बहुत फेमस है बिहू। नाग नृत्य और कली गोपाल भी असम का ही लोक नृत्य है। तो बिछुआ, बिहू, नाग नृत्य, कली गोपाल। नेक्स्ट, किस एकमात्र अफ्रीकी नेता को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो आप सबको पता होगा, ऑप्शन बी, नेल्सन मंडेला को भारत रत्न दिया गया है। नेल्सन मंडेला को दक्षिण अफ्रीका का गांधी कहा जाता है, ये उनके राष्ट्रपति भी रहे थे। अगला प्रश्न है, लज्जा उपन्यास के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं तस्लीमा नसरीन, ये बांग्लादेश की है। तो ऑप्शन सी सही आंसर है। विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न है कि 10वीं पंचवर्षीय योजना प्रारंभ की गई थी कब से? तो 2002 में तो शुरू किया गया था, सबको मालूम होगा, लेकिन कब से? तो अप्रैल में। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। 1 अप्रैल से शुरू किया गया था, 2002 से 2007 तक चला ये। नेक्स्ट, किन राज्यों से होकर चंबल नदी बहती है? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान, इन तीनों राज्यों से होकर बहती है चंबल नदी। यहां पे क्या पाया जाता है? घड़ियाल। घड़ियाल के लिए बहुत फेमस है ये। इसका उद्गम देखते हुए चलते हैं। मध्य प्रदेश के महू जिले के जनापाव पहाड़ी के सिंगार चौरी चोटी से, ये नाम याद रखिएगा, सिंगार चौरी चोटी, यहीं से निकलता है चंबल। अगला प्रश्न, भूमि से चारों ओर बद्ध यानी लैंडलॉक्ड स्टेट कौन सा है? तो कौन सा है? तो अपना बिहार है, ऑप्शन सी। पूछा जा रहा है किस राज्य के साथ बिहार की दामोदर घाटी परियोजना, मतलब अब तो झारखंड हो गया, दामोदर घाटी परियोजना की साझेदारी है, किसके साथ? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल और झारखंड। दामोदर घाटी परियोजना शुरू कब की गई थी? 1948 में। पूछा जा रहा है कि कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? तो 8 के अंतर्गत कौन सा आएगा? तो बिहार आता है और झारखंड आता है। डाक पिन कोड की व्यवस्था 15 अगस्त 1972 से लागू की गई। टोटल 9 डाक पिन कोड क्षेत्र हैं, जिसमें से 8 जो है भौगोलिक क्षेत्र के लिए है और 9वां जो है भारतीय सेना के लिए आरक्षित है। पिन क्षेत्र 8 जो है बिहार और झारखंड को संदर्भित करता है। भारतीय क्षेत्र में 2 ज्वालामुखी द्वीप है, वो कौन कौन से हैं? सबको पता होगा, ऑप्शन डी, नारकोंडम और बैरन। ये बैरन ज्वालामुखी जो है ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है, अंडमान निकोबार में आता है। किसी देश का मानक समय ग्रीनविच माध्य के समय से कितने गुणक के अंतर में रहता है? तो ये रहता है 4 मिनट के अंतर में। यानी ये अगर ग्रीनविच टाइमलाइन है 0 डिग्री, अगर आप इससे पूर्व की ओर बढ़ेंगे, पूर्व की ओर 1 डिग्री बढ़ेंगे, मतलब 4 मिनट बढ़ जाएगा, 4 मिनट इंक्रीज हो जाएगा। अगर पश्चिम की ओर बढ़े आप, पश्चिम की ओर, तो 1 डिग्री आप अगर जाते हैं तो 4 मिनट जो है वो कम हो जाएगा, 4 मिनट कम हो जाएगा। प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस राज्य में सड़कों की लंबाई सर्वाधिक है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और पंजाब। इनमें से उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है। वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा कहां है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र नंबर 1 पे आता है। भारत का एक राज्य जिसे कर्क रेखा 2 भाग में नहीं बांटती है, मतलब कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है? इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, उड़ीसा से नहीं गुजरती है। भारत के 8 राज्यों से कर्क रेखा गुजरती है। इन राज्यों को देख लीजिए, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। देखिए, ये जो कर्क रेखा है, ये काल्पनिक रेखा है जो कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से गुजरती है। प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी रहती है, कब रहती है? ये रहती है 3 जनवरी को। 3 जनवरी को सूर्य और जो हमारी पृथ्वी है इसकी दूरी कम रहती है। इस स्थिति को हम बोलते हैं पेरीहीलियन। पेरीहीलियन याद रखिएगा। ट्रिक से ऐसे याद रख सकते हैं कि
परी जो हमें नज़दीक चाहिए, परी कोई भी परी रहेगी तो हम उसको क्या सोचते हैं, हमारे नज़दीक आ जाए, तो परी से याद रखिएगा पेरीहीलियन। पेरीहीलियन में सूरज और पृथ्वी के बीच की दूरी कम रहती है। तो ये होता है 3 जनवरी को। और उसी को अपोजिट सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी रहती है, ये कब रहती है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 4 जुलाई। सूर्य और पृथ्वी के बीच ज्यादा दूरी रहेगा, ज्यादा दूरी, तो इसको बोलते हैं एपहीलियन, एपहीलियन। अब इस प्रश्न में एक कथन दिया गया है, एक कारण दिया गया है, आइए देखते हैं। कथन में है कि कपास की खेती के लिए भारत की काली मिट्टी सर्वोत्तम मानी जाती है, इसलिए तो इसको काली कपासी मिट्टी बोलते हैं। तो ये बात सही है। यह मिट्टी भारत के प्रायद्वीपीय क्षेत्र में विकसित हुई है, ये बात भी सत्य है, सही बात है। अब देखते हैं क्या है, और बहुत सत्य है, लेकिन बो ओ का कारण है, कारण तो नहीं है, बस दोनों सत्य हैं। तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। और बहुत सत्य हैं लेकिन बो ओ का कारण नहीं है, यहाँ असत्य दिया गया था, तो यही सही आंसर होगा ऑप्शन बी। इस काली कपासी मिट्टी में पोटाश की अधिकता होती है, इसलिए कपास की खेती ज्यादा होती है। इसका निर्माण कैसे हुआ था? दरारी उद्भेदन से हुआ था। इसको और क्या नाम से जानते हैं? रेगुर नाम से जानते हैं, रेगुर। फिर हमें एक कथन और कारण दिया गया है, देखते हैं। अरावली के पश्चिम में राजस्थान के भाग पूर्वी भागों की अपेक्षा कम वर्षा प्राप्त करते हैं, बात तो सही है। अरावली की दिशा दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागरीय शाखा के समांतर है, ये भी बात सही है। तो ऑप्शन ए दोनों सत्य है और बो ओ का कारण भी है, इसी के कारण यहां पे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट है, जैव क्षेत्रीय भंडारों की स्थापना का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है कि हमारी जैव विविधता की रक्षा करना है, तो कुल जैव विविधता का संरक्षण इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस राज्य के साथ बिहार की गंडक परियोजना में साझेदारी है? तो गंडक परियोजना बिहार और यूपी का है, उत्तर प्रदेश सही आंसर हो जाएगा। गंडक परियोजना की शुरुआत कब हुई थी? 1961 में। बिहार और उत्तर प्रदेश का सम्मिलित परियोजना है और नेपाल को भी लाभ मिलता है। प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान इसके शासनकाल में भारत की यात्रा की थी, किनके? तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में फाहियान आए थे। कभी कभी लोग इसको वेनसांग से कंफ्यूज कर जाते हैं, तो वेनसांग जो है हर्षवर्धन किस काल में आया था? हर्षवर्धन। आप याद रखिएगा हो और हो, वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के। अजंता की चित्रकारी इन कथाओं को चित्रित करती है, रामायण, महाभारत, जातक, पंचतंत्र। तो सही आंसर ऑप्शन सी बौद्धिस्ट चित्रकला है वहां पे अजंता की गुफाओं में, तो जातक जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, तो यही होगा सही आंसर ऑप्शन सी। अजंता की गुफा अवस्थित कहाँ है? तो महाराष्ट्र में सह्याद्री की पहाड़ियों में। लगभग 30 गुफाएं हैं, इसमें बौद्ध धर्म से संबंधित चित्र बनाए गए हैं। विहार शब्द का अर्थ क्या है? पर्यटन, बौद्धत्व, स्वर्ग, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या है? पर्यटन। विहार मतलब होता है पर्यटन। अब प्राचीन काल में जो है बिहार में बहुत सारे बौद्ध मठ थे, इसी के कारण जो है बिहार इनका नाम पड़ा है, हमारे राज्य का नाम बिहार हो गया। महत्वपूर्ण प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे किसकी? तो सबसे अधिक पशुपतिनाथ की करते थे, ऑप्शन ए सही है। मोहनजोदड़ो से एक मुहर भी मिला है जिसमें कि 3 मुख वाले एक पुरुष ध्यान की मुद्रा में बैठे हैं, वे पशुपतिनाथ हैं। प्रश्न है, बिहार समृद्ध है किसमें? उद्योगों में, हस्तकला में, खनिजों में, तकनीकी में। तो खनिज में है। अगर झारखंड अलग ना होता तो और भी समृद्ध होता। अभी बिहार में प्रधान रूप से क्या मिलता है? चूना पत्थर, पायराइट, चीनी मिट्टी, फेल्सपार, सोना, ग्रेनाइट। ऐसा बोला जाता है कि सबसे बड़ा स्वर्ण भंडार जो है ना बिहार में ही अवस्थित है। बिहार देश का ऐसा राज्य है जो पायराइट का एकमात्र उत्पादक क्षेत्र है, मतलब पायराइट में ये राजा है। जनसंख्या की दृष्टि से दूसरा बड़ा राज्य कौन सा है? तो सही आंसर है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी। नंबर 1 पे कौन है? तो उत्तर प्रदेश, ये नंबर 1 पे है, ये दूसरे नंबर पे है और बिहार तीसरे नंबर पे है। बिहार के कौन से जिले पश्चिम बंगाल की सीमा पर अवस्थित हैं? तो ये हैं कटिहार, पूर्णिया और किशनगंज। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पूछा जा रहा है कि बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? तो झारखंड से सीमा बनाने वाले हैं मुंगेर और गया,
ऑप्शन ए करेक्ट है। प्रश्न है, बिहार के कौन से दो स्थान पेय पदार्थ और प्लास्टिक उद्योग के लिए अलग अलग जाने जाते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, पेय पदार्थ के लिए अपना गया और प्लास्टिक उद्योग के लिए कटिहार। प्रश्न है, हरियंक नरेश बिंबिसार की राजधानी थी, तो कौन सी थी राजधानी? ऑप्शन सी राजगीर या गिरिब्रज या राजगृह। ठीक है, गिरिब्रज इन्हीं को बोला जाता था, राजगीर को ही। बिंबिसार जो है वो हरियंक वंश के संस्थापक थे और इसको मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता था। भारत में प्रथम सिक्के कहां चलन में लाए गए थे? तो सही आंसर होगा बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश। हर्ष ने अपनी राजधानी परिवर्तित की, कहां से कहां ले गए? तो सही आंसर है थानेश्वर से कन्नौज। हर्षवर्धन को जो है भारत का अंतिम हिंदू सम्राट कहा गया है। एक प्रश्न ये भी पूछा गया है कि प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद नामक नाटक की रचना जो है किसने की थी? तो वो हर्षवर्धन ने की थी। ऐसा कहा जाता है कि ये रचनाएं जो हैं वो धावक नामक व्यक्ति के थे, जिन्होंने पुरस्कार लेकर इसको हर्षवर्धन के नाम कर दिया। किस वर्ष को भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया का आरंभ का काल माना जाता है? तो वो है 1991। इसी टाइम लागू किया गया था LPG, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इनके सूत्रधार कौन थे? तो नरसिम्हा राव और तत्कालीन वित्त मंत्री मनमोहन सिंह। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, LPG। भारतीय प्रायद्वीप का कौन सा शहर 8 डिग्री अक्षांश के निकटतम है? 8 डिग्री अक्षांश के निकटतम कौन सा शहर है? तो वो कौन होगा? तो वो होगा आपका ऑप्शन सी, कन्याकुमारी। प्रश्न है कि इनमें से कौन मिश्र धातु नहीं है? मिश्र धातु होता क्या है? दो या दो से अधिक धात्विक तत्वों को अंशतः या पूर्णतः मिला देते हैं तो उससे मिश्र धातु बनता है। तो इस्पात है, जिंक ये नहीं है, और पीतल भी मिश्र धातु है, कांसा भी मिश्र धातु है। मतलब आपका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि यहां पूछा जा रहा है मिश्र धातु कौन सा नहीं है। तो जिंक एक धातु है, जिंक मिश्र धातु नहीं है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है, पूछा जा रहा है कि इनमें से किसमें प्रोटीन सर्वाधिक होता है? तो प्रोटीन सबसे ज्यादा इसमें किसमें होगा? तो मूंगफली में होगा। अगर कार्बोहाइड्रेट पूछ लिया जाए तो वो चावल में होगा। कार्बोहाइड्रेट जो है सर्वाधिक चावल में पाया जाता है, और ये प्रोटीन जो है मूंगफली में है। सबसे ज्यादा प्रोटीन आपको सोयाबीन में मिल जाएगा। सोयाबीन, दाल, दलहन में प्रोटीन ज्यादा होता है। इनमें से कौन सबसे प्राचीन प्राणी है? तो प्राचीन जो है सूक्ष्मजीव ही होंगे। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? तो ल्यूएनहॉक ने की थी। जीवाणु की खोज ल्यूएनहॉक ने की थी। पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन न्यूनतम अभिक्रियाशील है? सबसे कम अभिक्रियाशील कौन है? तो इसमें से सबसे कम अभिक्रियाशील है आपका Cu। Cu मतलब कॉपर यानी तांबा। तांबा जो है सबसे कम अभिक्रियाशील है। आपको जो है अभिक्रियाशीलता अगर जानना है तो ये वाला क्रम आपको याद रखना पड़ेगा। K मतलब पोटेशियम, Na मतलब सोडियम, Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, Zn जिंक, Fe लोहा, Pb सीसा, H हाइड्रोजन, Cu तांबा, Hg पारा और Ag चांदी और Au सोना यानी गोल्ड। तो ये क्रम याद रखने के लिए आपको एक ट्रिक बताता हूं, आप याद रखिएगा, इससे आपको आसानी से मिल जाएगा। कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, पोर्शे। कटरीना गई किसी कार शॉप में, कार शोरूम में, वहां पे उसने मांगा कार। क्या मांगा? कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, पोर्शे। तो वहां का जो सेल्समैन था या मालिक था वो बोलता, हाँ कौन है जी, आगे आओ। तो कटरीना ने कार मांगी, ऑल्टो, जेन, फरारी, पोर्शे। हाँ कौन है जी, आगे आओ। ये वाला आप लाइन याद रखिएगा, आपको ये क्रम पता चल जाएगा। इधर जो भी है वो ज्यादा अभिक्रियाशील है, अभिक्रियाशील ज्यादा है, ज्यादा। और इस साइड आपको जो भी मिलेगा वो कम अभिक्रियाशील है, कम अभिक्रियाशील है। तो इससे आप याद रखिएगा। यहां पे हमारा क्या है? Cu यानी कॉपर सबसे कम था ऑप्शन में, तो यही होगा आंसर।
हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें, आगे हम और भी अच्छे वीडियोस लाते रहेंगे। आप लोगों का एक सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाता है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर टू योर फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन उर्वरक नहीं है? उर्वरक नहीं है पूछ रहा है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डीडीटी। डीडीटी ये क्या है? ये कीटनाशक है, कीटनाशक है ये। बाद बाकी अमोनिया, यूरिया और अमोनियम नाइट्रेट ये सभी उर्वरक हैं। प्रश्न है, नमक मिलाने से खाद्य पदार्थों का संरक्षण होता है क्योंकि वो क्या करता है? वो क्या करता है? उसके कोशों से पानी खींच लेता है, इसलिए क्या है? नमक एक प्रतिरक्षक के रूप में कार्य करता है, प्रतिरक्षक। आप घर में अचार देखते होंगे, अचार में नमक मिलाया जाता है, बहुत दिनों तक अचार चलता है ना? अचार, चटनी, सॉस, डिब्बा बंद जितने भी भोजन होते हैं उसमें नमक क्या होता है? प्रतिरक्षक के रूप में काम करता है। छोटी छोटी कोशिकाओं से पानी खींच लेता है, जिससे खराब होने की आशंका न्यूनतम हो जाती है। इनमें से कौन अनाज वाला पौधा नहीं है? बहुत ही आसान सा प्रश्न है, तो कौन सा है? ऑप्शन बी, पाट यानी पटसन। गेहूं से अनाज मिलता है, धान से भी मिलता है, मकई से मिलता है, लेकिन पटसन से हमें अनाज नहीं मिलता। इसे क्या बनाते हैं? बोरी वगैरह बनाते हैं, रस्सी वगैरह। मरुस्थल के पौधों के लिए अधिक संभावना है कि उसकी पत्तियां बड़ी और चौरस हो, उसकी जड़ें छोटी हो, उनकी पत्तियां छोटी हो, उनमें अधिक संख्या में स्टोमाटा हो। तो इसमें क्या हो जाएगा? मरुस्थल के पौधों के लिए क्या जरूरत है? तो पत्तियां छोटी हो। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, उसकी पत्ती बड़ी होगी तो वाष्पोत्सर्जन ज्यादा होगा, तो ये नहीं होना चाहिए। जड़ें भी लंबी होनी चाहिए ताकि गहराई तक जाकर पानी को ले सके। अधिक संख्या में स्टोमाटा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो ज्यादा वाष्पोत्सर्जन हो जाएगा। तो पत्तियां छोटी होनी चाहिए। जैसे कैक्टस में क्या होता है? पत्तियां जो है शूल का रूप धारण कर लेती है। पत्तियों का सतही क्षेत्रफल कम रहेगा तो क्या होगा? वाष्पोत्सर्जन कम होगा, जल की हानि कम होगी। इनमें से कौन सा कृत्रिम रेशा है? आर्टिफिशियल फाइबर कौन सा है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, नायलॉन। अन्य कृत्रिम रेशे कौन कौन से हैं? नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर, कार्बन फाइबर, ये सब क्या हुआ? मानव निर्मित है। आसान सा प्रश्न है, इनमें से कौन ज्योतिहीन बॉडी है? मतलब ऐसा पिंड है जिसका अपना प्रकाश नहीं है। कौन सा है? तो ग्रह होते हैं, ऑप्शन ए सही आंसर। ग्रह क्या होते हैं? सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। नेक्स्ट है, इनमें से कौन संक्रामक रोग नहीं है? मतलब एक दूसरे से नहीं फैले, तो कौन सा है ऐसा? तो ऑप्शन सी, कैंसर। मलेरिया, हैजा, एंथ्रेक्स ये सब क्या है? संक्रामक रोग है। इनमें से कौन अकार्बनिक यौगिक है? अकार्बनिक यौगिक कौन है? अमोनिया, ऑप्शन सी। अमोनिया की खोज किसने की थी? तो प्रिस्टले ने की थी। और इसको बनाने की प्रक्रिया क्या क्या कहलाती है? तो हैबर प्रक्रिया, हैबर विधि कहा जाता है। निम्नलिखित में कौन रासायनिक प्रक्रिया नहीं है? दूध से आइसक्रीम बनना, दूध से दही बनना, दही से घी निकालना, दूध से मक्खन निकालना। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ए, दूध से आइसक्रीम बनना। देखिए, इसमें क्या होता है कि इसमें भौतिक गुण, आकार वगैरह चेंज हो रहे हैं, लेकिन इसके रासायनिक संगठन में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है, इसलिए ये एक रासायनिक प्रक्रिया नहीं है। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन कांच का महत्वपूर्ण घटक है? तो कांच का महत्वपूर्ण घटक कौन होता है? सिलिका। तो ऑप्शन सी, SiO2। SiO2 सिलिका। पूछा जा रहा है, कौन सा रजत लवण फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है? तो फोटोग्राफी में कौन सा प्रयुक्त होता है? तो ऑप्शन डी, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर क्लोराइड AgCl को क्या बोला जाता है? हॉर्न सिल्वर कहा जाता है। ठीक है, इसका यूज होता है फोटोक्रोमिक कांच बनाने में। उसके अलावा एक बहुत ही महत्वपूर्ण है सिल्वर आयोडाइड। इसका कृत्रिम वर्षा में प्रयोग किया जाता है, कृत्रिम वर्षा कराने में प्रयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, माइक्रो ऑर्गेनिज्मों जो कि सजीव और निर्जीव जगत की सीमा रेखा पर हैं, कौन से हैं? तो वो होगा विषाणु, वायरस। वायरस को जो है सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहा जाता है। नॉर्मल कंडीशंस में विषाणु क्या है? ये निर्जीव रहते हैं, मरे हुए रहते हैं। जैसे ही किसी होस्ट के संपर्क में आता है, जो किसी सजीव के संपर्क में आया, वैसे ही ये जीवित हो जाता है और गुणन करना प्रारंभ कर देता है। इसलिए इसको बोलते हैं सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी। विषाणु की खोज की थी रूसी वैज्ञानिक थे इवानोव्स्की। आसान सा प्रश्न है, इनमें से कौन सा पाचन तंत्र का हिस्सा नहीं है? तो कॉर्निया नहीं है। कॉर्निया कहाँ होता है? आंखों में होता है, आईज में। यह भी बहुत इजी प्रश्न है कि पूछा जा रहा है अस्थि का एक मुख्य खनिज तत्व क्या है? मतलब हड्डी का मुख्य खनिज तत्व क्या है? तो क्या होगा? कैल्शियम, ऑप्शन ए कैल्शियम होता है। और क्या होता है? फास्फोरस। फास्फोरस
जो कि हड्डियों के लिए जरूरी होता है। आकाश के नीले रंग का कारण क्या है? तो सभी जानते होंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। निम्न में से कौन सा कोलाइड नहीं है? तो कोलाइड क्या नहीं है? धुआं भी है, रूबी ग्लास भी है, दूध भी है। क्लोरोफिल नहीं है। क्लोरोफिल क्या होता है? फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है। ये पौधों को खाना बनाने में सहायता करता है, प्रकाश संश्लेषण में सहायता करता है। पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसके उत्सर्जन से किसी तत्व का परमाणु क्रमांक 1 बढ़ता है? एक परमाणु क्रमांक बढ़ता है। तो बीटा कण या अल्फा कण या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन। तो सही आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ए, बीटा कण। और अगर अल्फा कण की बात करें, यानी He2 4, अगर इसका उत्सर्जन होगा तो रेडियो सक्रिय पदार्थ का परमाणु क्रमांक क्या होगा? परमाणु क्रमांक में 2 की कमी होगी और द्रव्यमान संख्या में 4 की कमी होगी। टेलीविजन के पर्दे पर चित्र किसके बम्बार्डिंग से बनते हैं? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सही होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रॉन। आसान सा प्रश्न है। आकाशगंगा है, आकाशगंगा क्या है? एक गैलेक्सी है। हमारी आकाशगंगा का क्या नाम है? मिल्की वे। मिल्की वे, दुग्ध मेखला। पदार्थ का घनत्व यानी डेंसिटी अधिकतम होता है किसमें? न्यूक्लियस में, परमाणु में, अणु में, क्रिस्टल में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रिस्टल, यानी ठोस में। ठोस में जो है उसका घनत्व सबसे ज्यादा होगा पदार्थ का। क्यों? जैसे अब कोई ठोस है, इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कण होते हैं, परमाणु होते हैं, अणु होते हैं, इनके बीच जो इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है ये बहुत कम होता है, बहुत ही कम होता है इसके बीच। इसलिए क्या होता है? इंटरमोलिकुलर बल जो है, अंतराणु बल जिसको बोलते हैं, वो ज्यादा होता है, अधिक होता है। इसलिए क्या होता है? ये ज्यादा डेंस होता है, डेंसिटी ज्यादा होता है इसलिए। अगला है कि कपड़ा धोने के लिए सबसे उपयुक्त क्या होता है? कौन सा पानी सबसे उपयुक्त है? तो सबसे उपयुक्त होगा वर्षा का पानी, क्योंकि ये सबसे ज्यादा शुद्ध रूप है पानी का। वर्षा के पानी में क्या होता है? इंप्योरिटीज नहीं होता है, अशुद्धि नहीं होता है। इसलिए जैसे ही हम वर्षा के पानी में डिटर्जेंट या साबुन के साथ कपड़ों को धोते हैं तो वो आसानी से साफ कर देता है कपड़े को, गंदगी को। निम्न में से कौन सा बल पृथ्वी पर मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड पर कार्य नहीं करेगा? यहां नहीं पूछा जा रहा है। मानिए कोई पिंड गिर रहा है तो उस पर कौन सा बल यहां पे कार्य नहीं करेगा? तो उसमें कार्य नहीं करेगा अभिकेंद्रीय बल। अभिकेंद्रीय बल किस पे लगता है? जब कोई वस्तु वृत्ताकार गति करता है, कोई वृत्ताकार गति कर रहा हो तो केंद्र की ओर जो बल लगता है उसी को बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल। समुद्र में ज्वारीय तरंगों का कारण क्या होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण। ऑप्शन बी करेक्ट है, क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी के ज्यादा करीब है। सूर्य की अपेक्षा चंद्रमा पृथ्वी के ज्यादा करीब है। चंद्रमा का जो ज्वार उत्पादक बल होता है, जिससे कि ज्वार भाटा आता है, वो सूर्य की अपेक्षा 2 गुना होता है। चंद्रमा का सूर्य की अपेक्षा 2 गुना होता है। इसलिए समुद्र में ज्वारीय तरंगों का मुख्य कारण क्या है? चंद्रमा का गुरुत्वीय आकर्षण बल। बीजों के अंकुरण में कौन सा महत्वपूर्ण कारण नहीं होता है? इसमें नहीं पूछा जा रहा है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी ना भी रहे तो भी बीज अंकुरित हो जाता है। हवा, नमी और उपयुक्त तापमान रहे तो उसका अंकुरण हो सकता है। किस दूध में लैक्टोज शक्कर का प्रतिशत सर्वाधिक होता है? लैक्टोज शर्करा सबसे ज्यादा इनमें किसमें होता है? तो सही आंसर है बकरी का दूध। तंत्रिका आवेग का संचार होता है किस प्रक्रिया द्वारा? भौतिक, जैविक, रासायनिक, टेलीफोनिक। तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, रासायनिक प्रक्रिया द्वारा। हमारे शरीर में जो तंत्रिका तंत्र है उसमें तंत्रिका आवेग का संचार रासायनिक प्रक्रिया द्वारा होता है। बहुत ही आसान सा प्रश्न है। निम्नलिखित में कौन सा पहले पचता है? डाइजेशन सबसे पहले किसका होता है? तो आसानी से आप पता लगा सकते हैं, ऑप्शन ए, पानी। पानी को डाइजेशन की आवश्यकता नहीं होती, ये तुरंत पच जाता है। अब 20 मिनट के अंदर जो है ये शरीर से बाहर भी निकल जाता है। पौधों को जल उपलब्ध होता है, कौन सा जल उपलब्ध होता है? आर्द्रता, केशिका, गुरुत्वीय या रासायनिक रूप से परिबद्ध जल। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केशिका जल। ये देखिए एक पौधा है, ठीक है,
इस पौधे को जल की आवश्यकता होगी प्रकाश संश्लेषण के लिए। ये जल कहाँ से मिलेगा हमें? ये जल मिलेगा हमें भूमिगत जल, मृदा से, मिट्टी से। इसकी जड़ें यहाँ से जल को अवशोषित करेगी। पौधों में एक उत्तक पाया जाता है जिसको बोलते हैं जाइलम। जाइलम उत्तक जो है यही रिस्पॉन्सिबल है जल को जमीन से लेकर पौधे के अन्य भाग तक, पत्तियों तक पहुंचाने के लिए। ठीक है। और जब खाना बन जाता है तो पूरे शरीर में वितरित करने का कार्य कौन करता है? फ्लोएम। फ्लोएम। विकास का प्रारंभिक बल, विकास का प्रारंभिक बल क्या है? तो वो है प्राकृतिक वर्ण। चार्ल्स डार्विन का नाम सुना होगा आपने, चार्ल्स डार्विन, इन्होंने ही दिया था यह सिद्धांत। कंप्यूटर से रिलेटेड प्रश्न है, द्विआधारी संख्या प्रणाली में अंक होते हैं, कौन से होते हैं अंक? तो ऑप्शन ए 0 और 1। कंप्यूटर जो है बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, उसमें 0 और 1 पे वो कैलकुलेट करता है, 0 और 1। इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी संख्या, बाइनरी डिजिट है, बाइनरी संख्या है। ठीक है। और एक बाइनरी संख्या को क्या बोलते हैं? बिट। फसलों का आवर्तन जरूरी होता है किस कार्य के लिए? तो जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। निम्नलिखित में से किसके लिए बायोगैस एक उचित स्थानापन्न हो सकता है, मतलब किसके लिए सब्स्टिट्यूट हो सकता है? तो सही आंसर होगा जलावन की लकड़ी के लिए। पानी शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है क्योंकि अच्छा विलायक है, शरीर के अंगों को ठंडा रखता है, प्रजनन में सहायता करता है, उपयुक्त सभी कारणों के लिए। कौन सा सही होगा? तो सही है ऑप्शन ए, यह एक अच्छा विलायक है। ये हमारे नेचर में पाया जाने वाला सबसे बेस्ट सॉल्वेंट है। प्रश्न है कि रुधिर वर्ग ए बी, ब्लड ग्रुप क्या है? ए बी वाला दाता, डोनर खून दे सकता है उस व्यक्ति को जिसका रुधिर वर्ग है। मतलब ए बी वाला कोई व्यक्ति है, ए बी ब्लड ग्रुप वाला, वो किसको ब्लड दे सकता है इनमें से? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए बी वाले को। देखिए ए बी जो है ये सार्वभौमिक प्राप्त करता है, मतलब यूनिवर्सल रिसेप्टर है, सबसे खून ले सकता है ये। ठीक है। ये हर ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती इसको। और एक है ओ, ठीक है, ओ ग्रुप, ओ नेगेटिव जनरली होता है। ओ नेगेटिव जो है ये सार्वभौमिक दाता है, सार्वभौमिक दाता है, सर्वदाता, ये सबको दे सकता है, सबसे ले नहीं सकता है। ये लेगा सिर्फ ओ से ही, दे सबको सकता है। यानी आपसे पूछा जाए कि यूनिवर्सल रिसेप्टर कौन है, तो ए बी है, और यूनिवर्सल डोनर कौन है, तो ओ है। निम्न में से कौन कीट नहीं है? तो मक्खी, मच्छर, खटमल, मकड़ी, इनमें से कौन सा कीट नहीं है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? मकड़ी। मकड़ी के पंख नहीं होते हैं। जो कीट होते हैं इनके पंख होते हैं और अकशेरुकी होते हैं। अकशेरुकी मतलब क्या? रीढ़ का हड्डी नहीं होता है इनमें। जब एक पिंड अपने प्राकृतिक आवृत्ति के साथ कंपन करता है तो इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है कि यह मुक्त कंपन कर रहा है। ठीक है, ऑप्शन बी। अब आवृत्ति का मात्रक क्या होता है यह भी याद रखिएगा। आवृत्ति का मात्रक होता है हर्ट्ज, एच से डिनोट करते हैं इसको। भारत में मीथेन का एक बड़ा स्रोत क्या है? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन सा खेत? तो धान का खेत। धान के खेत से बड़ी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन होता है। दलदली क्षेत्र जो भी होगा ना, वहां से मीथेन का ज़्यादा उत्सर्जन होता है। इसको मार्श गैस इसलिए बोलते हैं, मार्श गैस कहते हैं, और नोबल गैस भी कहा जाता है इसको, नोबल गैस। यह एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन गैस है जो प्राय क्या दलदली क्षेत्र, दीमक के घरौंदे, जुगाली करते पशु, कोयले की खान, गोबर गैस प्लांट, इन सबसे उत्सर्जन होता है। यदि एक तारा पृथ्वी की ओर गतिमान है तो स्पेक्ट्रमी रेखाएं किस ओर स्थानापन्न होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नीला। अब देखिए स्पेक्ट्रम हम जानते हैं विबज्योर, VIBGYOR, रेड ऊपर, ये क्या है? वॉयलेट।
इसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। ठीक है, इसमें पूछा जा रहा है अगर कोई तारा है वो पृथ्वी की ओर गतिमान है, ये हमारा अर्थ है, पृथ्वी की ओर गतिमान है, तो क्या होगा, स्पेक्ट्रमी रेखा किस ओर स्थानापन्न होगी, तो ये इधर स्थानापन्न हो जाएगी, विप जी ओर, वी के तरफ। तो यहाँ पे अगर बैगनी रहता तो हम बैगनी टिक करते, यहाँ पे ब्लू दिया हुआ है तो हम ब्लू टिक किए हैं। अगर मानिए कि ये तारा है और पृथ्वी से दूर जा रही है, तब किस ओर स्थानापन्न होगी, तब हो जाएगी ये रेड की तरफ, ठीक है, लाल की तरफ। इनमें से कौन ऊर्जा की इकाई नहीं है, नहीं है पूछा जा रहा है, तो सही आंसर देखते ही बता दीजिएगा, ऑप्शन सी न्यूटन, क्योंकि ये किसका मात्रक है, बल का। बाद बाकी ये सब ऊर्जा का मात्रक है। निम्नलिखित में कौन सबसे भारी ग्रह है, भारी ग्रह पूछा जा रहा है, तो भारी ग्रह आपका इसमें से सबसे ज्यादा है शनि, ठीक है, ऑप्शन बी करेक्ट है। सबसे ज्यादा अगर भारी अगर पूछा जाए तो वो है बृहस्पति। पृथ्वी जो है मंगल और शुक्र से ज्यादा भारी है। निम्नलिखित में से कौन सा धातु नहीं है, धातु नहीं है पूछा जा रहा है, तो Hg, Mg, Pv, P। Hg मतलब क्या, Fg मतलब मरकरी, पारा, Mg मैग्नीशियम, Pb क्या है, Pb मतलब सीसा, और P क्या है, फास्फोरस, फास्फोरस। तो कौन सा नहीं है धातु, तो ऑप्शन डी, फास्फोरस धातु नहीं है, ये एक अधातु है, ठीक है, ये क्या है, अधातु। निम्न में से किस पदार्थ का घनत्व अधिकतम है, सबसे ज्यादा घनत्व इनमें से किसका है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, तांबा। पानी, कांच और एल्यूमिनियम से ज्यादा घनत्व होता है तांबा का। निम्न में से किस माध्यम में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, लाइट का स्पीड सबसे ज्यादा किस माध्यम में होगा, किस मीडियम में होगा, तो सही आंसर क्या हो जाएगा, शून्य, यानी निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का वेग अधिकतम होता है, कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। निम्न में से कौन सा तरंगदैर्घ्य दृश्य प्रकाश के तरंगदैर्घ्य क्षेत्र में बढ़ता है, तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें, 5000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है, एंगस्ट्रॉम है ये, 5000 एंगस्ट्रॉम। जनरली जो है दृश्य प्रकाश का जो तरंगदैर्घ्य का सीमा है वो कितना होता है, 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होता है, और कहीं कहीं बहुत बड़े सारे स्रोत में वेरी करते हैं ये आंकड़े, लेकिन जनरली यही है, यही आपको याद रखना है। डायनेमो का सिद्धांत आधारित है किस नियम पर, तो सबको पता होगा, ऑप्शन बी, फैराडे के नियम पर आधारित है डायनेमो का सिद्धांत। निम्नलिखित में से कौन सा कण परमाणु में नहीं होता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूट्रिनो, सबको पता होगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, न्यूट्रिनो परमाणु में नहीं होता है। हमारा जो परमाणु है उसके नाभिक में क्या पाया जाता है, इसमें पाया जाता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जो है चारों तरफ चक्कर लगाता है। प्रोटॉन इसमें पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन जो है ये उदासीन होता है, मतलब कोई चार्ज नहीं है, और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। गामा रे मूलतः होता है क्या, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फोटोन, क्या होता है, तो फोटोन होता है। और गामा रे की जो वेधन क्षमता है, वेधन क्षमता सबसे ज्यादा है, सूर्य से उत्सर्जित ऊर्जा का स्रोत है, क्या है वो स्रोत, तो वो है नाभिकीय अभिक्रियाएं। सूर्य के केंद्र में नाभिकीय संलयन होता है, नाभिकीय संलयन, इसमें 4 हाइड्रोजन मिलकर एक हीलियम बनाता है, ठीक है, इससे ही ऊर्जा निकलती है। समतापमंडलीय ओजोन परत का प्राकृतिक विलय गर्त है, सिंक है, कौन सा है, तो फ्रियोन्स,